इजराइल में चुनाव दिवस 27 अक्टूबर को है और अभी 3 महीने से भी ज्यादा समय बाकी है। आज वामपंथी डेमोक्रेट्स पार्टी अपनी आंतरिक प्राइमरी चुनाव आयोजित कर रही है। 1,12,000 से ज्यादा पंजीकृत डेमोक्रेट्स वोट डालने के लिए पात्र थे। अब पार्टी की स्थापना 2024 में लेबर और मेरिट्स पार्टियों के विलय से हुई थी। उस समय याइर गोलान को पार्टी का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। आज ये विपक्षी गठबंधन की मुख्य पार्टियों में से एक है जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बदलने की उम्मीद कर रही है। पार्टी का कहना है कि उनकी सूची इजरायली समाज के व्यापक वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगी। वरिष्ठ संवाददाता ओवन ऑल्टमैन स्टूडियो में हैं। ओवन, इजराइल की सभी पार्टियां प्राइमरी चुनाव नहीं कराती, लेकिन डेमोक्रेट्स ने कराया। परिणाम अभी आया है, ताजा जानकारी क्या है, आप क्या बता सकती हैं? बनीता, ये एक सूची है जिसमें कुछ लोग जीते, कुछ हारे। इजरायली राजनीति को रोज फॉलो करने वालों के लिए इसमें अहम इंसानी और दिलचस्प राजनीतिक कहानियां हैं। लेकिन मुझे लगता है कि विदेशों में देखने वालों के लिए मुख्य बात यही है। ये इजरायली वामपंथियों की ताकत का प्रदर्शन है। जैसा आपने कहा बेनिता, डेमोक्रेट्स मुख्य रूप से लेबर और मेरिट्स पार्टियों के विलय से बनी है, लेकिन ये इन हिस्सों के योग से भी बड़ी है। ये एक ऐसी पार्टी है जो हमारे सहयोगी हिब्रू चैनल के लिए किए गए ताजा सर्वे के मुताबिक अगली इजरायली नेसेट में 11 सीटें हासिल कर सकती है, जो अन्य सर्वेक्षणों के अनुरूप है। और बेनता, ये एक बहुत मजबूत प्रदर्शन है उस पार्टी का जो पिछली चुनावों में, अगर आसान शब्दों में कहें, तो लगभग 8 सीटें ही हासिल कर पाती। एक पार्टी तो बस थोड़े से अंतर से थ्रेशोल्ड से चूक गई थी। किसी भी हाल में ये एक बेहतर स्थिति है। और ऐसा क्यों? ज्यादातर इसकी वजह उस शख्स को माना जा रहा है जो सबसे ऊपर है, यानी याइर गोलान, जिनके बारे में आपने बात की थी, जिन्हें हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इजरायली जनता के एक बड़े हिस्से, या कहें कि एक खास हिस्से द्वारा उन्हें एक फाइटर, एक तरह के वामपंथी जुझारू पॉपुलिस्ट के रूप में देखा जाता है। और यही असल में उस सवाल का जवाब है कि इजरायली वामपंथ के कुछ लोग क्या चाहते हैं। यानी उन्हें अपना खुद का एक फाइटर चाहिए जो इतमार बेन दवीर, पॉपुलिस्ट्स और इजरायली राइट का जवाब दे सके। कोई ऐसा जो सच में दूसरे पक्ष को टक्कर दे सके, बिना किसी रोक टोक के, बिना माफी मांगे। याइर गोलान, हमें यह भी जरूर कहना चाहिए कि 7 अक्टूबर को इजरायली सेना के पूर्व शीर्ष अधिकारी के रूप में वे खुद अकेले गाजा सीमा से लगे किबुत्जों में गए और लड़ाई शुरू कर दी। इससे उन्हें इजरायल के अलग अलग राजनीतिक तबकों में अच्छी विश्वसनीयता मिलती है। उनके विवादास्पद, लड़ाकू और लोक लुभावन बयानों ने ही उन्हें इजरायली जनता के एक वर्ग में लोकप्रिय बनाया है। इजरायली वामपंथ में ऐसे लोग हैं जो ये संदेश चाहते हैं। इजरायली जनता के बड़े हिस्से, खासकर दक्षिण पंथ में, ऐसा संदेश नहीं चाहते। केंद्र वाम में भी कई लोग याइर गोलान को पसंद नहीं करते, लेकिन वे अपने संभावित मतदाताओं और आधार को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। आपने कहा बेनिता कि इजराइल की कुछ ही पार्टियां प्राइमरी चुनाव कराती हैं। लिक्विड पार्टी के प्राइमरी हो भी सकते हैं या नहीं, फिलहाल इन्हें कराने का कार्यक्रम तय है, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वे नहीं चाहते कि ये कराए जाएं। तो ऐसे प्राइमरी चुनावों के होने का चलन अब खत्म होता दिख रहा है। इस मामले में उस पार्टी ने इसे अपनी ताकत दिखाने की बड़ी सफलता माना। 97,000 पंजीकृत लोगों ने मतदान किया। 1 करोड़ आबादी वाले देश में यह संख्या छोटी नहीं है। ये भी दिलचस्प है कि सभी टेलीविजन चैनलों को इस घटनाक्रम की कवरेज की अनुमति नहीं दी गई थी। सही है। इजराइल का दक्षिणपंथी चैनल 14 डेमोक्रेट्स ने इस कार्यक्रम की कवरेज से रोक दिया। यह उदारवादी खेमे की कहानी है जो खुद को उदारवादी मानता है। क्या यह अनुदारवाद से लड़ सकता है? क्या उसे अनुदारवादी तरीकों से अनुदारवाद से लड़ना चाहिए? अगर उसे लगता है कि दूसरी तरफ वाले ईमानदारी से नहीं खेल रहे हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या उसे भी अपने ही नियम छोड़ देने चाहिए और उनसे लड़ना शुरू कर देना चाहिए? यही सवाल यहां मुद्दा था। यह सवाल दुनिया भर के लोकतंत्रों में उठता है, खासकर उन लोगों के लिए जो खुद को उदारवादी खेमे का हिस्सा मानते हैं। यह मुद्दा दिलचस्प है जिसे आगे विस्तार से समझा जाएगा। आपने बेंजामिन नेतन्याहू का जिक्र किया था। वो एक रब्बी द्वारा धार्मिक सैनिकों पर की गई भयानक टिप्पणियों की निंदा कर रहे हैं। उन टिप्पणियों के बारे में बताइए, और क्या अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री खुद को इस तरह की बेहद संवेदनशील मुद्दे पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों से दूर करें? ठीक है बिनीता, ये लिथुआनियाई अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स संप्रदाय के प्रमुख महत्वपूर्ण रब्बी हैं, जो इजराइल के हरेदी समुदाय के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। और उन्होंने धार्मिक जायोनिस्ट वर्ग और सेना दोनों पर हमला करते हुए कहा कि सेना में धार्मिक जायोनिस्ट वर्ग के कई लोग बेनेता वर्दी में होने के बावजूद वास्तव में देश की रक्षा नहीं कर रहे हैं। वे देश के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं और हत्या कर रहे हैं। ये इजरायली सैनिकों पर भयानक बयान है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इसकी निंदा की। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू और समर्थक कह सकते हैं कि यह नेतन्याहू के लिए अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स से दूरी बनाने का अच्छा मौका है।
पिछले हफ्ते उनके लिए कई अहम कानून पारित हुई जो इजरायली जनता में लोकप्रिय नहीं थी, लेकिन बेनेता, मुझे नहीं लगता कि यही सबसे सही व्याख्या है। नेतन्याहू के लिए सेना में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स का मुद्दा बहुत खतरनाक है। ज्यादातर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पुरुष इजरायली सेना में सेवा नहीं करते, जैसा कि हमारे कई दर्शक जानते हैं। जनता उन्हें फ्री राइडर मानती है जो सेना की सुरक्षा तो लेते हैं लेकिन सेवा नहीं करते, और इस मामले में तो वे उन्हीं सैनिकों की निंदा भी कर रहे हैं। इससे ये उनके लिए कहना बहुत बहुत अलोकप्रिय बात बन जाती है। वे नेतन्याहू से जुड़े हुए हैं और उनकी गठबंधन का हिस्सा हैं। ऐसे मुद्दे जब सामने आते हैं तो ये नेतन्याहू के लिए बुरी खबर होते हैं। ये मामला चला जाएगा और शायद चुनाव तक भुला भी दिया जाएगा। ऐसे मुद्दे चुनाव अभियान में बार बार आएंगे, जिससे विपक्ष को नेतन्याहू को चुनौती देने का मौका मिलेगा, जो इजरायली दक्षिणपंथ के लिए विभाजनकारी है। और इन सभी मुद्दों को समझाने में हमारी मदद करने के लिए, जिसमें विभाजनकारी मुद्दे भी शामिल हैं, वरिष्ठ संवाददाता ओवेन ऑल्टमैन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।